तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले और इस नया टॉपिक का नाम है फिलियोट्रॉपी। चलो अपन देखते हैं फिलियोट्रॉपी। तो अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है फिलियोट्रॉपी। अब बात आता है कि फिलियोट्रॉपी मतलब होता क्या है, फिलियोट्रॉपी मतलब होता क्या है। तो फिलियोट्रॉपी के बारे में जब अपन बात करते हैं उससे पहले एक चीज को समझते हैं। अभी तक के अपन ने क्या देखा है, अभी तक के अपन ने ये देखा है कि अगर मैं किसी कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो उस कैरेक्टर को सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है उस कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ स्टेम, जो मेंडल के अकॉर्डिंग अपन ने कैरेक्टर लिया है, एक जैसे मान लो हाइट ऑफ स्टेम, तो हाइट ऑफ स्टेम में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको अपन ने बोल दिया वहां पे टी, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है तो मैंने वहां पे जीन कौन सा लिया, टी जीन लिया। तो मैं कहूंगा टी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर हाइट ऑफ स्टेम। वहां पे टी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा हाइट ऑफ स्टेम वाले कैरेक्टर के लिए। बट जब अपन फिलियोट्रॉपी के बारे में अपन पढ़ते हैं तो फिलियोट्रॉपी का मतलब होता है यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं one gene is responsible for more than one character। इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो तो अब अपन देखते हैं फिलियोट्रॉपी को, समझते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की तो इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। इसका एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसके बारे में अगर कुछ बात करूं मैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ये होता है ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज हो रही है इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये जीन्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ये जीन्स प्रेजेंट रहेंगे ऑटोसोम्स में। इसीलिए मैंने लिखा है ऑटोसोमल लिंक। सिकल सेल एनीमिया डिसीज के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसको लिखा है ऑटोसोमल लिंक। और अगला लिखा मैंने रेसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये कि ये जो डिसऑर्डर है उसमें जो जीन होगा वो कैसा जीन होगा, एक रेसेसिव जीन होगा। चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने कि ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। और अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया एक तरीके का पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब बात आती है पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि तीन बेस पेयर है, जैसे ए है, सी है, ए है, सी है और जी है। मान लो तीन बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, तीन बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, नॉर्मल कंडीशन में तीन बेस पेयर का एक सीक्वेंस है। अगर मान लो सी के बदले यहाँ पे थाइमीन अगर सी को रिप्लेस कर दे, ए, टी और जी हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास दो अलग अलग कोड्स बन गए। एक कोड क्या है मेरे पास, एक है ACG। मान लो ये कैसा होना चाहिए था, ये नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था। नॉर्मल कंडीशन में जो कोड पाया जाना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ACG। बट मान लो ACG के बदले अगर C के बदले यहाँ पे T इसको रिप्लेस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो कोड था ये कोड अब चेंज हो जाएगा और कोड चेंज होकर बन जाएगा ATG। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल बेस में क्या हुआ है, बेस पेयर में चेंज हुआ है। यहाँ पे साइटोसिन के बदले यहाँ पे क्या आ गया है, थाइमिन आ गया है। और इस टाइप के चेंज को ही बोला जाता है या फिर इस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगली चीज ये एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पॉइंट म्यूटेशन देखा जाता है। अब बात आती है कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। तो जनरली सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज होती है इसमें आरबीसी का जो शेप होता है ये शेप चेंज हो जाता है, सर्कुलर शेप से चेंज होके ये बन जाता है सिकल लाइक शेप। इसका जो आरबीसी रहता है, आरबीसी इस डिसीज में या डिसऑर्डर में उसका शेप चेंज होकर सिकल लाइक हो जाता है। और क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल लाइक हो जाता है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कम से कम, मतलब बहुत कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। और क्योंकि कम से कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं तो सेल्स और टिश्यूज तक के सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहां से सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया को।
को। तो मेरे को पता है कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में अपने एक कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अगर कंपोनेंट्स की बात करूं तो हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मैं बोल सकता हूं कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ, लिख सकता हूं फर्स्ट में, टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, टू बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका मतलब क्या, ये एक प्रोटीन की चेन है और प्रोटीन की चेन है, इसका मतलब क्या, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। अब होता क्या है जनरली, तो जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, उस पर्सन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफेक्ट देखा जाता है। और क्या डिफेक्ट देखा जाता है, तो अब अपन पढ़ेंगे कि वो क्या डिफेक्ट होता है जिसके कारण आरबीसी का शेप चेंज होके एक सिकल लाइक शेप बन जाता है। तो अब अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो बीटा ग्लोबिन चेन रहती है वो कैसी दिखती है, और अफेक्टेड पर्सन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है वो किस तरीके से दिखती है। तो अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल आरबीसी की, तो ये हो गया नॉर्मल आरबीसी। तो नॉर्मल आरबीसी में बहुत बड़ी चेन होती है अमीनो एसिड की, ये इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन होती है और बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड, सेकंड नंबर का अमीनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो अमीनो एसिड रहता है वो अमीनो एसिड होता है वेलाइन, सेकंड नंबर पे जो अमीनो एसिड होता है वो होता है हिस्टिडाइन, थर्ड नंबर पे होता है ल्यूसाइन, थर्ड नंबर पे होता है ल्यूसाइन, फिर होता है थ्रियोनाइन और फिर होता है प्रोलाइन और फिर होता है ग्लूटामिक एसिड। तो अब इधर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहां पे देखो, नॉर्मल आरबीसी में फर्स्ट अमीनो एसिड है वेलाइन, सेकंड है हिस्टिडाइन, थर्ड है ल्यूसाइन, थर्ड अमीनो एसिड है ल्यूसाइन, फोर्थ अमीनो एसिड है थ्रियोनाइन, फिफ्थ है प्रोलाइन, फिफ्थ है और सिक्स्थ है ग्लूटामिक एसिड और सेवंथ भी होता है ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं बीटा ग्लोबुलिन चेन के, और इन अमीनो एसिड की जो पोजीशन होती है, पोजीशन फिक्स होती है। ये हो गया किस कंडीशन में, नॉर्मल आरबीसी में हो गया। बट जो सिकल सेल एनीमिया वाला जो पेशेंट रहता है, तो जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन में क्या होता है उसमें देखते हैं अपन। तो सिकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन में जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था। देखो नॉर्मल आरबीसी में 6 नंबर का अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। 6 नंबर का जो अमीनो एसिड है वो है ग्लूटामिक एसिड। बट ये जो सिकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन में क्या होता है, तो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है। ग्लूटामिक एसिड के बदले वहां पे एक दूसरा अमीनो एसिड पाया जाता है और वो अमीनो एसिड होता है वेलाइन। चलो तो अपन ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन फर्स्ट अमीनो एसिड वेलाइन, सेकंड अमीनो एसिड हिस्टिडाइन, थर्ड अमीनो एसिड ल्यूसाइन, फिर फोर्थ अमीनो एसिड अपन लिखेंगे थ्रियोनाइन, फिर है प्रोलाइन, फिर है ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था यहाँ पे, और ये इस तरीके से अमीनो एसिड होंगे। तो 6 नंबर की जगह पे कौन सा अमीनो एसिड होना चाहिए था, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड। बट यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है, ये ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है और पॉइंट म्यूटेशन के कारण यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बदले यहाँ पे वेलाइन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के 6 नंबर के अमीनो एसिड में क्या हो गया है, चेंजेस देखा गया है। और क्या चेंज देखा गया है कि जहां पे 6 नंबर के अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड पाया जाना चाहिए था, वहां पे अब वेलाइन है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो कौन से पोजीशन में चेंज देखा गया है, 6 पोजीशन पे। और क्या देखा गया यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन देखा गया। इसके कारण पता है क्या होता है, इसके कारण होता है चेंज इन द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके कारण हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है। ड्यू टू विच अपन लिख सकते हैं, ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी
changes and become sickle like। तो हुआ क्या है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिलियोट्रॉपी पढ़ रहे हैं। फिलियोट्रॉपी में क्या होता है, तो यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखा जाता है। तो जनरली होता क्या है कि आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। तो जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उस पर्सन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या देखा जाता है, वहां पे पॉइंट म्यूटेशन देखा जाता है या फिर डिफेक्ट देखा जाता है और इसी डिफेक्ट के कारण हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है और हीमोग्लोबिन के शेप चेंज होने के कारण आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है। अब नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, तो नॉर्मल पर्सन में इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है अमीनो एसिड का, बट जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, देखो नॉर्मल पर्सन में 6 पोजीशन पे देखोगे तुम लोग कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और हुआ क्या है, सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन को क्या हुआ है, तो इसका जो 6th अमीनो एसिड है, जो ग्लूटामिक अमीनो एसिड होना चाहिए था, ये अब रिप्लेस होकर यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड है, वेलाइन है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली अपन लिख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड is replaced by वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है ये अब इसको रिप्लेस करके अब यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आ गया, वेलाइन आ गया। और क्योंकि वेलाइन आ जाता है जिसके कारण यहाँ पे क्या देखा जाता है, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है और हीमोग्लोबिन के शेप चेंज होने के कारण आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है। तो अब अगर अपन आरबीसी के शेप के बारे में बात करें तो नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है, नॉर्मल आरबीसी के अगर अपन शेप के बारे में बात करें तो वो सर्कुलर शेप का होता है या फिर वो बाइकॉन्केव शेप का ऐसा होता है, ऐसा बाइकॉन्केव शेप का दिखता है, तो बाइकॉन्केव लिख सकते हैं, बाइकॉन्केव शेप। ये हो गया नॉर्मल आरबीसी का शेप। बट जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, इस पर्सन के आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और अब ये सर्कुलर आरबीसी नहीं रहता है, अब ये चेंज होके सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो क्या होगा, इसमें कम से कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे और जब कम से कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे तो कम से कम मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू चेंज in the shape of, due to change in the shape of RBC, less hemoglobin molecules will be transported in the blood, in the RBC, and due to which in the RBC and due to which less oxygen will reach to the cells। देखो तो क्या हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल रहता है उसका शेप सेम रहता है क्योंकि उसका जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बराबर रहती है, इसीलिए आरबीसी का सर्कुलर शेप रहता है, बाइकॉन्केव शेप रहता है। बाइकॉन्केव अगर अपन उसको लैटरल व्यू से देखो तो बाइकॉन्केव दिखता है वो। अब ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में, बट सिकल सेल वाले कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज हो गया उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफेक्ट के कारण, और जैसे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है तो इसमें कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सब ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे और क्योंकि इसमें कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे तो क्या होगा, कम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो सेल्स और टिश्यूज को सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था वो कम पहुंच पाएगा। और अगर इस पर्सन की बात करें सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन की, तो इस पर्सन को जो भी जिस भी पर्सन को ये डिसऑर्डर होगा वो पर्सन को फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब वो फिजिकल वर्कआउट करेगा तो उसके सेल्स और टिश्यूज तक के बहुत कम मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच पाएगा और सही मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं तो जनरली इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, जो हीमोग्लोबिन है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन के लिए नॉर्मल कंडीशन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HbA। तो हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, HbA। बट सिकल सेल वाली कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन में जो जीन होता है ये होता है HbS।
तो नॉर्मल जीन कौन सा है? नॉर्मल जीन है HbA, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जीन है। ऐसा जीन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है? HbA, नॉर्मल जीन है। बट जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हुआ है उस पर्सन के लिए जो जीन रिप्रेजेंट कर रहा है उस हीमोग्लोबिन को, वो कौन सा है? HbS। तो चलो अपन कुछ अलग अलग कंडीशन देखते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन होता है कोई भी, जैसे मान लो दो पेरेंट्स है, उन दोनों ने फ्यूजन किया, उनका ऑफस्प्रिंग हुआ, और उन लोग का जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा ऑफस्प्रिंग है? नॉर्मल पर्सन है, मान लो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है। तो क्या होगा, उसके अंदर जो जीन्स देखे जाएंगे वो कैसे जीन्स होंगे? वो होंगे HbA, एक पेरेंट से HbA मिलेगा और दूसरे पेरेंट से भी HbA मिलेगा। हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? HbA, मतलब नॉर्मल जीन, और दूसरे पेरेंट से भी जो जीन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? HbA मिलेगा, मतलब दोनों जीन्स नॉर्मल रहेंगे। बट जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उस अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास अगर कोई पेरेंट है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि उसके पास एक जीन ऐसा आ सकता है जिसमें क्या हो? सिकल सेल एनीमिया, मतलब उसका हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो। तो उसका जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा HbA HbS। और इस कंडीशन में क्या होगा, तो वो फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाएगा, या फिर वो फिजिकल वर्क कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों ऑक्सीजन की कमी होगी? क्योंकि उसके आरबीसी का जो शेप रहेगा वो कैसा होगा? सिकल शेप रहेगा, सिकल लाइक शेप रहेगा। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि जिसमें दोनों ही जीन्स क्या हो? HbS हो और HbS हो। इस कंडीशन में क्या, इसको एक पेरेंट से भी HbS जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से भी HbS जीन मिला है। अगर ऐसी कंडीशन अगर होती है तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनता है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस कंडीशन में दोनों ही, मतलब इसके बॉडी में देखो, इस कंडीशन में सेकंड अफेक्टेड इंडिविजुअल वाले कंडीशन में क्या होगा? हीमोग्लोबिन का जो एक जीन मिला है, मान लो ये जीन एक पेरेंट से मिला है HbA, और ये वाला जीन दूसरे पेरेंट से मिला है, तो क्योंकि इस HbA जीन के कारण कुछ आरबीसीज कैसे बनेंगे? आधे आरबीसीज कैसे बनेंगे? यहाँ पे 50% आरबीसीज जो है वो राउंड शेप के बनेंगे। यहाँ पे 50% आरबीसीज राउंड शेप के बनेंगे और 50% आरबीसीज कैसे बनेंगे? सिकल लाइक शेप के बनेंगे, सिकल शेप के बनेंगे। तो आधे आरबीसीज में प्रॉब्लम है इस अफेक्टेड इंडिविजुअल को, जिसके पास एक जीन अच्छा है और एक जीन खराब है। बट अगर मान लो किसी पर्सन के पास दोनों ही जीन्स अफेक्टेड है, अगर दोनों अफेक्टेड जीन है तो पता है क्या होगा? इस कंडीशन में जो टोटल आरबीसी फॉर्म होंगे बॉडी में वो कैसे आरबीसी होंगे? सिकल शेप के आरबीसी होंगे। और क्योंकि वो सिकल शेप के आरबीसी होंगे इसीलिए वो जो पर्सन है उसको नॉर्मल कंडीशन में उसके सेल्स और टिश्यूज को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया का। और ये जो था ये एक एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल? फ्लियोट्रॉपी का। यहाँ पे एक जीन्स दो कैरेक्टर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे एक जीन है हीमोग्लोबिन के लिए, जो जीन है उसी जीन के कारण देखो क्या हो रहा है। अगर उस जीन में कुछ भी उस जीन में मान लो कुछ भी डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट होने के कारण पता है क्या होगा? डिफेक्ट होने के कारण एक तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का भी शेप चेंज होगा, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है तो आरबीसी मॉलिक्यूल का भी शेप चेंज होगा, आरबीसी का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा। और जब दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होगा इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपन फ्लियोट्रॉपी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मतलब क्या होता है। तो अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मतलब क्या होता है इसको समझते हैं अपन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो दो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रहते हैं, या तो सेम क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रहेंगे या फिर अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रहेंगे। बट देखो अलग लोकाई पे प्रेजेंट है ये एक चीज है, या तो सेम क्रोमोसोम के अलग लोकाई पे प्रेजेंट है या फिर अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे है। बट इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि दोनों जीन्स का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं these are the genes which are present on the different loci, which are present on the different loci of the same chromosome or different chromosome, but they birth together
to form a character or a phenotype, to form a character or a phenotype। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते फिर से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मतलब क्या, कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसे जीन्स होंगे जो दो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रहेंगे। अब या तो वो सेम क्रोमोसोम के दो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रह सकते हैं। ये तो उनका पोजीशन के बारे में बात होगी। बट क्या इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही वो दो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट रहते हैं बट उन दोनों जीन्स का साथ में होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एक कैरेक्टर के लिए या फिर एक फिनोटाइप के लिए। अगर वो दोनों जीन साथ में नहीं है तो पता है क्या होगा, वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। चलो अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है स्वीट पी। इसका एग्जांपल है स्वीट पी। अब स्वीट पी में जो फ्लावर कलर होता है ये दो टाइप का होता है। फ्लावर कलर जो होता है, स्वीट पी में जो फ्लावर कलर होता है ये दो टाइप का देखा जाता है। एक फ्लावर कलर होता है पर्पल और एक फ्लावर कलर होता है व्हाइट। एक फ्लावर कलर होता है पर्पल और एक फ्लावर कलर होता है व्हाइट। तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर कलर्स प्रेजेंट रहते हैं पी प्लांट में, स्वीट पी प्लांट में। अब होता क्या है, तो अपन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि किस तरीके से पर्पल कलर फॉर्म होता है और किस तरीके से व्हाइट कलर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इन प्लांट में रॉ मटेरियल्स जो है ये रॉ मटेरियल मिलके सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं और बन जाते हैं क्रोमैजिन। सबसे पहले क्या होता है, इन प्लांट में रॉ मटेरियल जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं क्रोमैजिन में और फिर ये जो क्रोमैजिन है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रोसाइनिन में। एंथ्रोसाइनिन में। चलो तो फिर से अपन देखते हैं क्या क्या स्टेप थी। देखो मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो होते हैं कैसे जीन्स होते हैं, ये ऐसे जीन्स होते हैं जो अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं, या तो सेम क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होंगे या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होंगे। बट लोकेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि ये दोनों जीन्स का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है जब भी कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर ये दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट नहीं है तो वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है स्वीट पी। स्वीट पी में क्या होता है, जो फ्लावर कलर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्पल और एक होता है व्हाइट। अब होता क्या है प्लांट्स में, तो सबसे पहले प्लांट्स में रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है, फिर रॉ मटेरियल कलेक्ट होने के बाद ये रॉ मटेरियल एक एंजाइम के प्रेजेंस में क्रोमैजिन बन जाता है और ये जो क्रोमैजिन होता है ये होता है व्हाइट पिगमेंट। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो एंजाइम जिसे मैंने नाम दे दिया है E1। तो रॉ मटेरियल्स इस E1 एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन जाएंगे, क्रोमैजिन बन जाएंगे। और ये क्रोमैजिन जो है ये कैसे कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। अब ये क्रोमैजिन आगे चल के एंथ्रोसाइनिन बनता है और ये एंथ्रोसाइनिन जो होता है ये होता है पर्पल पिगमेंट। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम लगता है E2। देखो फिर से बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पे अपन ने देखा कि स्वीट पी प्लांट में दो फ्लावर होते हैं, एक पर्पल फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। सबसे पहले क्या होता है, तो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं फ्लावर्स बनाते वक्त। जब उनके कलर्स के फॉर्मेशन की बात होती है तो रॉ मटेरियल कलेक्ट होते हैं। रॉ मटेरियल कलेक्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमैजिन में। जब ये क्रोमैजिन में कन्वर्ट होते हैं तो जो इनको एंजाइम लगता है वो एंजाइम है E1 एंजाइम और क्रोमैजिन जो है ये व्हाइट पिगमेंट है। अब क्रोमैजिन जो है ये आगे चल के कन्वर्ट होगा और बनेगा एंथ्रोसाइनिन। और किसके प्रेजेंस में एंथ्रोसाइनिन बनेगा, ये बनेगा एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसका नाम है E2। और एंथ्रोसाइनिन जो है ये पर्पल कलर का पिगमेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये जो E1 एंजाइम है, E1 एंजाइम इज synthesized by C जीन। इसका मतलब ये है कि ये जो E1 एंजाइम है ये किससे बनता है, C जीन के प्रेजेंस के कारण बनता है। और दूसरी चीज ये जो E2 एंजाइम होता है ये एंजाइम किसके कारण बनता है, ये बनता है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय P जीन। इसका मतलब क्या है कि अगर C जीन इसके डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे E1 एंजाइम बनेगा। और P जीन अगर उसके डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, E2 एंजाइम बनेगा। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ C जीन और P जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मतलब क्या, दो जीन्स अलग अलग लोकाई पे, ये C अलग लोकाई पे होगा, P अलग लोकाई पे होगा। बट क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का साथ में होना जरूरी है। देखो C अगर प्रेजेंट है, जैसे मैंने कहा कैपिटल C स्मॉल c, तो यहाँ पे C डोमिनेंट है और मैंने लिखा है
कैपिटल P स्मॉल p, तो यहाँ पे P डोमिनेंट है। देखो C भी मेरे पास प्रेजेंट है और P जीन भी प्रेजेंट है, दोनों जीन मेरे पास प्रेजेंट है, तो एंजाइम E1 भी बनेगा और एंजाइम E2 भी बनेगा। तो एंजाइम E1 बनने के लिए C जीन होना जरूरी है या फिर C जीन डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है, और एंजाइम E2 बनने के लिए P जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं इनकी लोकेशन की, तो जैसे देखो क्या लिखा है कि ये लोग डिफरेंट लोकाई पे रहते हैं सेम क्रोमोसोम। तो पहली कंडीशन देखते हैं अपन, ये हो गया सेम होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम का। तो मान लो डिफरेंट लोकाई की बात की, तो मान लो यहाँ पे हो गया P जीन और ये हो गया C जीन। तो ये पता है फर्स्ट कंडीशन अपन ने क्या बनाई, फर्स्ट कंडीशन अपन ने बनाई है कि दो जीन्स प्रेजेंट है अलग अलग लोकाई पे। देखो एक लोकाई ये है P जीन यहाँ पे प्रेजेंट है एक लोकाई पे, और दूसरा जीन जो है C जीन वो दूसरे लोकाई पे प्रेजेंट है। दो जीन्स अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट तो है, बट कैसे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और रही बात दूसरी कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन अपन ऐसे बता सकते हैं कि ये होमोलॉगस पेयर हो गया एक, और ये एक दूसरा होमोलॉगस पेयर हो गया। मान लो इसमें C जीन यहाँ पे प्रेजेंट है और P जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तब इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे कि दो जीन्स अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है, बट ये कैसे प्रेजेंट है, तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है डिफरेंट लोकाई पे, और यहाँ पे डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी अपन ने कि रॉ मटेरियल से अगर क्रोमैटिन बनना है, व्हाइट पिगमेंट बनना है, तो कौन सा एंजाइम जरूरी है, E1 एंजाइम जरूरी है। और E1 एंजाइम किससे बन रहा है, C जीन के डोमिनेंट फॉर्म की वजह से बन रहा है। मतलब अगर C जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो E1 एंजाइम बनेगा। फिर इस क्रोमैटिन से एंथ्रोसाइनिन बनने के लिए E2 एंजाइम लग रहा है, और E2 एंजाइम को कौन सा जीन सिंथेसाइज कर रहा है, P जीन सिंथेसाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर E1 एंजाइम और E2 एंजाइम, मेरे को अगर दोनों एंजाइम चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को C जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए होगा और P जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए होगा। जब दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तभी जाके E1 एंजाइम भी बनेगा और E2 एंजाइम भी बनेगा। तो अब अपने को पता चल गया है कि दोनों जीन्स का होना जरूरी है तभी जाके एंजाइम्स बन पाएंगे, और कैसा होना जरूरी है कि C जीन है तो उसका वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है, और P जीन है तो P जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अपन पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोथ जीन्स शुड बी इन देयर dominant form should be present in their dominant form for the synthesis of both the enzymes। इसका मतलब क्या कि अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों एंजाइम्स सिंथेसाइज होंगे। तो अब देखते हैं अपन क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों C जीन डोमिनेंट फॉर्म में, दोनों P जीन डोमिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बोथ एंजाइम E1 एंड E2 विल बी सिंथेसाइज्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों एंजाइम बनेंगे। देखो अगर ये देखो यहाँ पे कैपिटल C प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या E1 एंजाइम बन जाएगा, और कैपिटल P प्रेजेंट है तो E2 एंजाइम बन जाएगा। तो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे E1 एंजाइम भी सिंथेसाइज होगा और E2 एंजाइम भी सिंथेसाइज होगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p। यहाँ पे भी एक कैपिटल C है और कैपिटल P है, तो यहाँ पे भी E1 और E2 दोनों बनेंगे। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे कैपिटल C स्मॉल c है बट यहाँ पे स्मॉल p है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान देंगे अपन। कैपिटल C है तो अपन क्या लिखेंगे, एंजाइम E1 विल बी सिंथेसाइज्ड, एंजाइम E1 विल बी सिंथेसाइज्ड। एंजाइम E1 बनेगा बट स्मॉल p है, यहाँ पे P जीन जो है वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि P जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इसीलिए यहाँ पे E2 एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एंड E2 enzyme will not be synthesized। तो ये होंगी अपनी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों स्मॉल c और एक कैपिटल P एक स्मॉल p। तो इस कंडीशन में पता है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे c जो है, ये जो c है ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो अपन क्या लिखेंगे, E1 will not be synthesized and E2 will be synthesized,
सिंथेसाइज। देखो यहाँ पे देखो C अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो एंजाइम E1 बनेगा, P अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो एंजाइम E2 बनेगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों एंजाइम बनेंगे। बट अगर सिर्फ एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे C डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिर्फ एंजाइम E1 बनेगा बट एंजाइम E2 नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, P डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिर्फ एंजाइम E2 बनेगा और एंजाइम E1 नहीं बनेगा। तो अगर फ्लावर का कलर पर्पल होना चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पी प्लांट है उस फ्लावर का कलर पर्पल होना चाहिए, तो पर्पल कलर होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये दोनों जीन्स का एक साथ होना जरूरी है। और कैसे फॉर्म में होना जरूरी है, डोमिनेंट फॉर्म में। और इसीलिए इन जीन्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो अपन दो प्योर लाइन पी प्लांट्स को क्रॉस करके देखते हैं, एक जिसके पास पर्पल फ्लावर है और एक जिसके पास व्हाइट फ्लावर है, और देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पेरेंट्स लेंगे। पेरेंट्स अपने कैसे होंगे, प्योर लाइन पेरेंट होंगे, क्योंकि हमेशा जब भी अपन पेरेंट्स लेते हैं प्योर लाइन पेरेंट होते हैं। तो एक पेरेंट कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा पर्पल पेरेंट, और एक कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा व्हाइट। तो देखो पर्पल है तो यहाँ पे अपन प्योर लाइन ले रहे इसलिए इसमें कैपिटल C कैपिटल P होगा। देखो C जीन जो है, ये C जीन किसके लिए, पहले तो ये चीज याद रख लेंगे अपन कि C जीन जो होता है ये एंजाइम E1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और P जीन जो होता है ये एंजाइम E2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एंजाइम E1 भी बनेगा और E2 भी बनेगा तो जो फ्लावर का कलर मिलेगा वो कैसा कलर मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। और अपन ने यहाँ पे प्योर लाइन लिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल C कैपिटल P। अब अगर मैं बात करूँ व्हाइट की, तो यहाँ पे प्योर लाइन लेंगे अपन तो ये हो जाएगा स्मॉल p। तो नेक्स्ट स्टेप अपना होता है, नेक्स्ट स्टेप गमिट फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना गमिट फॉर्मेशन। अब गमिट फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसके गमिट बन जाएंगे कैपिटल C कैपिटल P, और टोटल इस तरीके के 4 गमिट मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गमिट बन जाएंगे स्मॉल p, और इस तरीके के टोटल 4 गमिट्स मिलेंगे। अब अपने को निकालना है यहाँ पे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो जब अपन फर्स्ट फिलियल जनरेशन लिखेंगे तो 4 गमिट्स अपने को इधर लिखने पड़ेंगे और 4 गमिट्स अपने को इधर लिखने पड़ेंगे। तो देखते हैं अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो एक पेरेंट का जो गमिट है वो है कैपिटल C कैपिटल P, और दूसरे पेरेंट का जो गमिट है वो है स्मॉल p। इधर भी कैपिटल C कैपिटल P लिखना पड़ेगा और उधर अपने को सब जगह स्मॉल p लिखना पड़ेगा। यहाँ पे होगा क्या, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अपने को F1 जनरेशन में सेम मिलेंगे। तो सिर्फ अपन एक ऑफस्प्रिंग निकाल रहे, क्या मिलेंगे अपने को, कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p। इसका मतलब क्या, यहाँ पे C भी डोमिनेंट है और P भी डोमिनेंट है। क्योंकि C और P दोनों डोमिनेंट है तो यहाँ पे एंजाइम E1 भी बनेगा और एंजाइम E2 भी बनेगा। और जब दोनों एंजाइम बनेंगे तो फ्लावर का जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा, पर्पल कलर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्पल। इसका मतलब क्या कि F1 जनरेशन में जो मेरे को फिनोटाइप मिला है, फिनोटाइप जो मिला है वो क्या मिला है मेरे को, 16 पर्पल फ्लावर्स, 16 पर्पल। 16 जो मेरे को ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, पर्पल फ्लावर वाले ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। और जो मेरे को जीनोटाइप मिला है वो जीनोटाइप कैसा मिलेगा मेरे को, ये जीनोटाइप मिलेगा मेरे को कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p। तो ये हो गया अपना F1 जनरेशन। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन निकालेंगे। जब सेकेंड जनरेशन निकाला जाता है तो क्या करते हैं अपन, ये जो अपने को रिजल्ट मिला है F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स जो मिले अपने को, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवाते हैं। तो चलो अपन देखते हैं इनके बीच में सेल्फिंग करवा के। तो यहाँ पे अब अपने प्योर लाइन पेरेंट्स नहीं होंगे, अब अपने पास जो पेरेंट्स जो रहेंगे वो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्रॉस करवा के कि रिजल्ट क्या मिलता है। और अब अपन यहाँ पे निकालेंगे F2 जनरेशन। तो अब मेरे पास पेरेंट है कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p। ये जो पेरेंट है कैसा पेरेंट है, ये है पर्पल। और यहाँ पे भी जो पेरेंट है ये है पर्पल, और इसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p। अब यहाँ पे जो गमिट बनेंगे वो 4 डिफरेंट टाइप के गमिट बनेंगे। कैसे गमिट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल C कैपिटल P, ये बन गया एक गमिट। एक बनेगा कैपिटल C स्मॉल p, ये दूसरा गमिट। फिर एक बनेगा स्मॉल c कैपिटल P, और फिर एक बनेगा स्मॉल c स्मॉल p। इस तरीके से 4 गमिट बनेंगे। यहाँ पे भी 4 ऐसी गमिट बनेंगे, एक होगा कैपिटल C कैपिटल P, एक हो जाएगा कैपिटल C स्मॉल p, फिर एक हो जाएगा स्मॉल c कैपिटल P, और फिर एक हो जाएगा स्मॉल c स्मॉल p। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट टाइप के गमिट्स मिलेंगे। और अब अपन यहाँ पे निकालेंगे F2 जनरेशन। तो अब अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा पुनेट स्क्वायर। तो ये अपन ने बना लिया पुनेट स्क्वायर, और इस पुनेट स्क्वायर में अपन बनाएंगे
पॉसिबल ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप्स क्या होंगे या पॉसिबल ऑफस्प्रिंग क्या होंगे वो अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, फिर कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, फिर यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। तो अब अपन देखते हैं इसके कि पॉसिबल आउटकम्स क्या आता है। कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर यहाँ पे आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर ये आ जाएगा कैपिटल पी, फिर आ जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये बन गया अपना पहला। अब यहाँ पे देखते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ आ जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर अगर इधर ध्यान दें तो ये हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर ये हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर ये हो जाएगा स्मॉल पी। फिर यहाँ पे क्या होगा वाली कंडीशन में कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर यहाँ हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर यहाँ हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल पी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना कैपिटल पी। फिर यहाँ पे मिलेगा अपने को स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर यहाँ मिलेगा स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल सी स्मॉल पी। तो इस तरीके से अपने ये अपना पुनेट स्क्वायर बनने वाला है। अब अपन देखते हैं कि फ्लावर्स क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे सीबी, देखो ध्यान क्या रखना है कि अगर मेरे को पर्पल फ्लावर चाहिए तो मेरे को सी जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए और पी जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए। क्यों? क्योंकि सी जीन एंजाइम E1 बनाएगा और पी जीन एंजाइम E2 बनाएगा, और जब दोनों एंजाइम बनेंगे तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होंगी? पर्पल फ्लावर्स की फॉर्मेशन होंगी। तो इस कंडीशन में मेरे को फ्लावर मिलेगा पर्पल, फिर यहाँ पे भी मेरे को पर्पल फ्लावर मिलेगा क्योंकि सी और पी दोनों का डोमिनेंट है। यहाँ पे भी फ्लावर मेरे को पर्पल मिलेगा, फिर यहाँ पे भी पर्पल फ्लावर मिलेगा। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को कैसा फ्लावर मिलेगा? यहाँ पे व्हाइट फ्लावर मिलेगा। क्यों व्हाइट फ्लावर मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी तो है बट यहाँ स्मॉल पी है। फिर अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे भी मेरे को पर्पल फ्लावर मिलेगा, यहाँ पे इस कंडीशन में भी व्हाइट फ्लावर मिलेगा। क्यों व्हाइट? क्योंकि कैपिटल सी है और स्मॉल पी है। यहाँ पे कौन सा फ्लावर मिलेगा? यहाँ पे पर्पल फ्लावर मिलेगा। फिर इस कंडीशन में भी पर्पल फ्लावर मिलेगा, इस कंडीशन में भी पर्पल फ्लावर मिलेगा। अब अगर यहाँ नीचे की कंडीशन देखें अपन तो इस कंडीशन में भी पर्पल फ्लावर ही मिलेगा अपने को, क्योंकि देखो पर्पल उस जगह अपन देख रहे हैं जहां पे कैपिटल सी और कैपिटल पी है। अब इस जगह के अपन बात करें तो यहाँ पे कैपिटल सी पर स्मॉल पी है, तो यहाँ पे जो फ्लावर मिलेगा कैसा मिलेगा? व्हाइट फ्लावर मिलेगा। यहाँ पे भी कैसा फ्लावर मिलेगा? व्हाइट फ्लावर। इस कंडीशन में भी दोनों ही छोटे छोटे मतलब रिसेसिव जीन्स है, तो यहाँ पे भी व्हाइट फ्लावर मिलेगा, यहाँ पे भी अपने को व्हाइट फ्लावर मिलेगा और इधर भी व्हाइट फ्लावर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। अपन जीनोटिपिक तो नहीं निकालने वाले बट फिनोटिपिक रेशियो निकालना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो दो ही कलर मिल रहा है अपने को, एक मिल रहा है पर्पल और एक मिल रहा है अपने को क्या मिल रहा है? व्हाइट। तो अगर अपन देखें यहाँ पे क्या फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है तो फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। पर्पल कितने मिले? ये 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 और 9। टोटल अपने को 9 प्लांट्स ऐसे मिले जिनमें पर्पल फ्लावर्स है। और बचे कितने प्लांट? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल अपने को 7 प्लांट ऐसे मिल रहे हैं जिनमें क्या है? व्हाइट फ्लावर है। तो ये जो रेशियो मिल रहा है ये किस तरीके का रेशियो मिल रहा है? 9:7 मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने खत्म कर दिया एक टॉपिक जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो 2 डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट रहते हैं, या तो सेम क्रोमोसोम में हो सकते हैं या फिर अलग अलग क्रोमोसोम में हो सकते हैं, बट ये दोनों जीन्स का एक साथ होना जरूरी होता है ताकि वो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सके या फिर किसी फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसका एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं पी प्लांट के थ्रू। क्या देखा अपन ने? यहाँ पे अपन ने देखा है कि अगर एंजाइम E1 बनेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होंगी? व्हाइट पिगमेंट की फॉर्मेशन होगी और मेरे को फ्लावर व्हाइट मिलेगा। बट जब एंजाइम E1 और एंजाइम E2 दोनों बनेंगे तो यहाँ पे मेरे को पर्पल पिगमेंट मिलेगा और फ्लावर कैसा बनेगा? पर्पल कलर का फ्लावर बनेगा। और अगर मैं चाहता हूं कि पर्पल कलर का फ्लावर हो तो दोनों एंजाइम्स बनने पड़ेंगे, और दोनों एंजाइम्स कब बनेंगे? जब वो जो दोनों एंजाइम्स को जो जीन्स इनकोड कर रहे हैं वो जीन्स जब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। E1 एंजाइम को कौन सा जीन इनकोड कर रहा है? सी जीन इनकोड कर रहा है, और E2 एंजाइम को कौन सा जीन इनकोड कर रहा है? पी। तो जब
C कैपिटल लूंगा और P कैपिटल लूंगा, मतलब दोनों जीन्स जब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तब जाके जो फ्लावर अपने को मिलेगा वो कैसा फ्लावर होगा, पर्पल फ्लावर होगा। और जब अपन इसका क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद जब फाइनली अपन F सेकेंड जनरेशन का लास्ट में फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो ये फिनोटिपिक रेशियो अपने को मिलता है 9:7। क्या है 9:7? तो यहाँ पे मेरे को 9 ऐसे प्लांट्स मिले हैं जिनके पास पर्पल फ्लावर्स है और 7 ऐसे प्लांट मिले हैं जिनके पास व्हाइट फ्लावर्स है।